हेलो फ्रेंड्स, ये जो अभी वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ, ये आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 पर ये केंद्रित है। अभी इससे जस्ट पहले मैंने बजट, जो इस बार का केंद्रीय बजट है 21-22, उस पे मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कोशिश की थी कि बजट को कम से कम शब्दों में आपके सामने परोसूं, और यही प्रयास इस इकोनॉमिक सर्वे के बारे में भी है। आप जानते हैं आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे बजट के जस्ट पहले प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जो डेटा दी जाती है वो एग्जाम के लिए कई बार बजट से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ भी मेरी कोशिश यही है कि मैं कम से कम शब्दों में आपके सामने इसको परोसूं और इस तरह से इसको फिल्टर करूं, उन्हीं बातों को आपके सामने रखूं जो परीक्षा की दृष्टि से निश्चित रूप से उपयोगी साबित हों। अब देखिए मेरा यह प्रयास कहाँ तक कारगर होता है। तो आइए हम देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे में आपके लिए क्या है और आगामी परीक्षाओं के लिए क्या उसमें कुछ ऐसा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 इसको 21 जनवरी 2021 को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक मामलों के विभाग कॉमर्स सेक्शन द्वारा इसे तैयार किया गया। यहां मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के 6 डिपार्टमेंट है, 6 विभाग हैं। पहले 5 था, अभी 2-4-6 महीने पहले एक और विभाग जुड़ा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के कॉमर्स सब सेक्शन द्वारा इसको तैयार किया जाता है, और अभी जो मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम के निर्देशन में इसको तैयार किया गया था। अब देखिए एक जरूरी बात क्या है यहाँ पे, थीम। इस बार आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या थी? तो सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, जिंदगी और आजीविका को बचाना, जो बड़ा रेलेवेंट लग रहा है। किस संदर्भ में? जो कोरोना और जो पैंडेमिक हुआ है उस संदर्भ में। भारत नहीं पूरे विश्व में हुआ, लेकिन हम भारत की बात करेंगे तो उस संदर्भ में इसका जो थीम रखा गया है वो सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगला जो कुछ महत्वपूर्ण डेटा है हम उस पर विचार करें। देखिए रियल जीडीपी 2020-21 में रियल जीडीपी में कितना ग्रोथ रेट दिखाया गया इस सर्वेक्षण में? -7.7%। यहां -7.7% जो माइनस बतलाता है कि अगर पिछले साल अगर 100 रुपए हमने कमाए, जीडीपी का तो आप मतलब समझ ही रहे होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक वित्तीय वर्ष में जो कुल वस्तु और सेवा है उसका जो कुल मूल्य होता है उसको हम लोग जीडीपी को के रूप में आंकते हैं। तो अगर मान लीजिए पिछले साल 100 रुपये मूल्य हुआ जीडीपी का, तो इस बार 20-21 में अगर 19-20 में 100 रुपये थे जीडीपी, अर्थात कुल वस्तु और सेवा का जो मूल्य हुआ वो 100 रुपये था, तो इस बार कितना रहा? इस बार 100 में से 7.7 माइनस कर दीजिए, मतलब 92.3। कहने का मतलब माइनस का मैं आपको मतलब समझाने जा रहा हूं कि ग्रोथ रेट की जो स्थिति रही वह नीचे रही, माइनस में रही, अर्थात वस्तु और सेवा का कुल मूल्य क्या हुआ? पिछले साल के मुकाबले कम आ, राइट। अब देखिए रियल जीडीपी 2021-22 के लिए इस सर्वेक्षण में, आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बताया गया है? अनुमान +11%, अर्थात पॉजिटिव ये बताया गया है जीडीपी ग्रोथ रेट। अब दूसरा देखिए डेटा जो महत्वपूर्ण है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो नॉमिनल जीडीपी। इसमें क्या अनुमान किया गया है? वृद्धि +15.4, 15.4, अर्थात नॉमिनल जीडीपी में 15.4 और रियल जीडीपी में 11 क्या दिखाया गया है? वृद्धि दिखाया गया है 2021-22 में, यह अनुमानित है। यहाँ पर एक बात मैं बोलूँ, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, इसका फर्क शायद आप समझते होंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर दूं। बहुत साधारण सा अंतर है ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में, बस यही फर्क है कि रियल जीडीपी में वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को हम बेस ईयर के हिसाब से उसका मूल्य तय करते हैं, और जो नॉमिनल जीडीपी होता है इसका जो है, इसमें वस्तु और सेवा का जो कुल मूल्य है जीडीपी, उसको हम मार्केट प्राइस पे उस वैल्यू को लेते हैं, अर्थात
इन्फ्लेशन के कारण जो कीमतें बढ़ जाती है, उस बढ़ी हुई कीमत पर हम जीडीपी का आकलन करते हैं। लेकिन ये जो रियल जीडीपी में है, जीडीपी की जहाँ तक बात है, तो इसका आकलन किया जाता है बेस ईयर के हिसाब से। अर्थात मान लीजिए बेस ईयर में मूल्य 100 रुपया था, तो इन्फ्लेशन के कारण अब हो सकता है कि एक वर्ष बाद मूल्य 105 रुपया हो जाए। तो करेंट प्राइस पे जो हम जीडीपी को इवेल्युएट करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है नॉमिनल जीडीपी। और बेस प्राइस पे जो करते हैं, बेस ईयर पे जो मूल्य होता है, उस पे जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी। एक और डेटा यहाँ महत्वपूर्ण है, 31 मई 2021 को नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा 2020-21 के बारे में बताया गया था क्या, कि 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में जो वृद्धि दिखलाई गई थी वह -24.4। यह एक काफ़ी बड़ा, एक तो आप इसको मान सकते हैं धक्का इंडियन इकोनॉमी के लिए, या जीडीपी के जिस टर्म में आप माने। तो इस डेटा को आप याद रखें, शायद एग्जाम में पूछ दे। 31 मई 2021 को एनएसओ का जो आया था डेटा, तो उसके मुताबिक, उसके अनुसार बताया गया था 2020-21 में पहली तिमाही में जीडीपी में जो ग्रोथ रेट दिखलाया गया था वह था -24.4%। यह काफ़ी चर्चा में था यह, और आज भी चर्चा में रहता है। तो ये डेटा जो है ये महत्वपूर्ण है और आपको इसको ध्यान में रखना होगा। अब कुछ डेटा ऐसा देखते हैं जो सर्वेक्षण में दिया गया है, जो बताता है भारत की आर्थिक स्थिति और इसका वर्ल्ड लेवल पर इसकी क्या स्थिति है, चाहे ट्रेड हो, पॉजिटिव ट्रेड ऑफ बैलेंस हो, निगेटिव ट्रेड ऑफ बैलेंस हो, इत्यादि में क्या स्थिति है भारत की, इसके संदर्भ में। तो आप देखिए 17 साल में इस आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से इसमें लिखा गया है, कहा गया है कि 17 साल में पहली बार करेंट अकाउंट सरप्लस दिखाया गया है भारत में। अर्थात करेंट अकाउंट सरप्लस दिखाने का क्या मतलब है, सरप्लस वो भी कितना, जीडीपी का 0.9%। करेंट अकाउंट पहले आप समझ लें, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, दो टर्म है जो निश्चित रूप से आपने सुना होगा और आप जानते भी होंगे। कैपिटल अकाउंट में हमें जो पैसे एफडीआई से या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से जो आते हैं, विदेशी संस्थागत निवेश या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जो पैसे आते हैं, वो कैपिटल अकाउंट में वो जमा होते हैं। और जो करेंट अकाउंट जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो पहली बार सरप्लस अर्थात पॉजिटिव दिखा है 17 साल में पहली बार, इसमें क्या है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर आपका पॉजिटिव है तो वो पैसे इसमें करेंट अकाउंट में दिखाए जाते हैं। अर्थात आपने जो निर्यात किया, आपने जो आयात किया, अगर आपका जो निर्यात है वो आपके आयात से अधिक है तो निश्चित रूप से आप पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड में हैं। तो ये जो पैसा दिखाते हैं, ये दिखाते हैं करेंट अकाउंट में। और 17 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये पॉजिटिव सरप्लस दिखाया गया है। ये सरप्लस कितना था इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, 0.9% ऑफ जीडीपी। तो एक खास बात रही। स्पष्ट है कि जो कोरोना की स्थिति थी उसमें भारत ऐसा क्यों हुआ। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाएं या फिर कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन बनाएं तो यह पूछ सकता है कि ये सरप्लस ट्रेड ऑफ बैलेंस 17 साल बाद क्यों दिखा है। तो इसकी वजह स्पष्ट है। इसकी वजह यह है कि इस जो दौर, कोरोना का जो दौर था, जो लॉकडाउन और जो स्थिति खराब थी, उसमें भारत द्वारा काफ़ी कम इंपोर्ट किया गया, आयात काफ़ी कम हुआ है। इस वजह से ऐसा हुआ है कि जब हमने काफ़ी कम आयात किया तो हमें तो पैसे कम पे करने पड़ेंगे, उसके मुकाबले हमारा निर्यात अधिक हुआ। चूँकि मेरा आयात बड़ा कम रहा तो निर्यात उससे अधिक हुआ, तो नेचुरली बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव जाएगा ही। तो इसलिए ऐसा दिखाया गया जीडीपी का 0.9% सरप्लस अकाउंट, करेंट अकाउंट। और 17 साल में पहली बार ऐसा हुआ। यह एक खास बात है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। अब क्या है, 2020 में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन रहा इस सर्वेक्षण के अनुसार, तो चाइना। नंबर 2 पे क्या है, यूएसए है, अमेरिका। नंबर 1 पे कौन, चाइना ट्रेडिंग पार्टनर, 2 पे यूएसए। पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड सबसे अधिक किसके साथ रहा सर्वेक्षण के अनुसार, यूएसए के साथ रहा। भारत सबसे ज्यादा आयात करता है कहां से, चीन से। किस देश से, चीन से। सबसे अधिक आयात कहां से, चीन से। और सबसे ज्यादा निर्यात करता है किस देश को, तो यूएसए को, अमेरिका को। अब देखिए भारत में सबसे ज़्यादा आयातित प्रोडक्ट क्या है, तो यह बड़ा ऐसे भी चर्चित बात है। अपने जो हमारा पेट्रोल जो हम कंज्यूम करते हैं
उसका ऑलमोस्ट 70 to 80% हम क्या करते हैं, इंपोर्ट ही करते हैं। तो सबसे ज़्यादा आयातित प्रोडक्ट कौन क्या है, क्रूड पेट्रोलियम, कच्चा तेल, फिर उसको हम रिफाइन करते हैं, फिर उसको अपने काम में लाते हैं। और भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है किस चीज़ का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। दूसरा नंबर है इसमें ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स का, ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स नंबर 2 पे है। और तीसरे पे है पर्ल्स एंड प्रीसियस स्टोन्स, अर्थात मोती और कीमती पत्थर, नंबर 3 पे है। 2 पे ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स, और फर्स्ट पे क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, पहला पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अगर ऑप्शन दे चूज करने के लिए A, B, C या इस तरह से कुछ, या क्वेश्चन तो कई तरह से बन सकते हैं, इसलिए मैंने 3 आपको डेटा दिखाया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब ये है इस सर्वेक्षण के, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार अप्रैल से सितंबर के बीच में भारत में सबसे ज़्यादा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कहाँ से आया है, सिंगापुर से। सबसे ज़्यादा FDI किस राज्य में, भारत के किस राज्य में आया, अर्थात सबसे अधिक निवेश कहाँ पे, गुजरात राज्य में। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस राज्य में सबसे अधिक, गुजरात राज्य में। और कहाँ से किस कंट्री सबसे अधिक, सिंगापुर से। सबसे ज़्यादा FDI किस सेक्टर में आया है, तो सर्विस सेक्टर में आया है। सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सर्विस सेक्टर में। 2020-21 में वृद्धि दर कृषि में कितना देखा गया है, +3.4%, उद्योग में -9.6%, और सेवा क्षेत्र टर्शरी सेक्टर में -8.8%। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपने देखा 20-21 में वृद्धि दर एग्रीकल्चर में आप देख रहे हैं +3.4%, बाकी जो सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है इसमें आप क्या देख रहे हैं, दोनों में निगेटिव गया है। इसका मतलब एग्रीकल्चर में इतनी बुरी स्थिति देश की होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ रेट है वह पॉजिटिव है। तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन यह बनता है कि भारत इस सिचुएशन को, लॉकडाउन और पैंडेमिक जो आया कोरोना की वजह से, महामारी, तो उसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में एक जो इलास्टिसिटी है, लोच है, अर्थात भारत खुद को सस्टेन कर सका, बिल्कुल इकोनॉमिक डिप्रेशन में नहीं गया। इसकी क्या वजह थी, इसकी वजह थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने इसको सपोर्ट किया लास्टली, अर्थात कृषि क्षेत्र में पॉजिटिव ग्रोथ के कारण भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल इकोनॉमिक डिप्रेशन में जाने से बच गई। भले ही निगेटिव ग्रोथ रहा, निश्चित रूप से वो तो हर जगह का देखा गया, लेकिन फिर भी भारत की स्थिति दूसरे देशों से काफ़ी बेहतर रही। इकोनॉमिक डिप्रेशन में जाने से यह बच गया, किसकी वजह से, एग्रीकल्चर में पॉजिटिव ग्रोथ रेट होने के कारण। और यह डेटा क्या है, 3.4%, यह आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से 2020-21 में GAV, ग्रॉस एडेड वैल्यू, या फिर यूं कहे GDP में, मतलब कंट्रीब्यूशन वाइज देखें तो पहला सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, अर्थात GDP में सबसे अधिक किसका कंट्रीब्यूशन रहा, सर्विस सेक्टर का। दूसरा जो है सबसे अधिक किसका रहा, उद्योग क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर का। और तीसरा जो है थर्ड रैंक, मतलब तीसरा स्थान किसका है, एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। तो सर्विस सेक्टर जो है, जो टर्शरी सेक्टर है, उसका कंट्रीब्यूशन GDP में या GAV में सबसे अधिक रहा है। इससे कम किसका रहा, उद्योग क्षेत्र का, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका रहा, ये प्राइमरी सेक्टर का, जिसमें बोलते हैं कृषि और अन्य गतिविधियां, संयुक्त गतिविधियां। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ GDP भी, और यहाँ मैं दिखा रहा हूँ GAV भी। तो GDP तो आप जानते हैं एक वित्तीय वर्ष में कुल ये वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को का जो वैल्यू होता है। ये GAV क्या है, ग्रॉस एडेड वैल्यू। एक्चुअली यह किसी पार्टिकुलर सेक्टर के लिए इसको इवैल्यूएट किया जाता है। इसमें जो वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जोड़ते समय मध्यवर्ती मूल्य को जब माइनस कर लेते हैं तो यह होता है ग्रॉस एडेड वैल्यू। यह सेक्टर वाइज मेजर किया जाता है, और इसी पूरे सेक्टर वाइज जो GAV होता है, इन सब को जोड़ के हम क्या करते हैं, GDP निकालते हैं। समझ गए होंगे, यह ग्रॉस एडेड वैल्यू एक पार्टिकुलर सेक्टर के लिए होता है। यह सभी GDP सभी सेक्टर में फाइनली जो
आप कहें कुल जो वस्तु और सेवा उत्पन्न हुआ उसके कुल मूल्य को कहते हैं जीडीपी। लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें तो हम जीएवी की बात करते हैं। इसमें जो है मध्यवर्ती मूल्य को माइनस करके तब वैल्यू को हम जोड़ते हैं। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। जीडीपी के मामले में अग्रणी राज्य मतलब सबसे अधिक जीडीपी किसका? महाराष्ट्र। प्रति व्यक्ति आय के मामले में अग्रणी राज्य कौन है? तो गोवा। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? तो सैडली स्पीकिंग बिहार। और गरीबी दर सबसे अधिक इस आर्थिक सर्वेक्षण में किसके बारे में दिखलाया गया है सबसे अधिक गरीबी दर? तो छत्तीसगढ़। इसके बाद देखते हैं ये इकोनॉमिक सर्वेक्षण में, आर्थिक सर्वेक्षण में बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI की चर्चा है, जिसके 5 आयाम होते हैं: स्वच्छता, जल, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाएं। अर्थात जीवन के जो बेसिक सुविधाएं हैं उसकी उपलब्धता के आधार पर राज्यों का जो परफॉर्मेंस मापने का एक इंडेक्स बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए जीवन के लिए। अर्थात इस तरह की सुविधाओं के संदर्भ में जो परफॉर्मेंस के लिए एक इंडेक्स सूची की चर्चा की गई है, उसमें केरल को फर्स्ट रैंक मिला है। दूसरा एक डेटा जो इकोनॉमिक सर्वे में महत्वपूर्ण है वो मत्स्य उत्पादन के इतिहास में सबसे अधिक प्रोडक्शन हुआ है 2020 में 14.16 मिलियन मीट्रिक टन। वैसे आपको पता होगा इंडिया मत्स्य उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। फिर MSME माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को रीडिफाइन किया गया है। इसको आपको याद रखना होगा। ठीक वैसे ही जैसे आपको याद होगा नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न इत्यादि के क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं और इस आधार पर एक बार क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे BPSC में और अदर एग्जाम्स में भी। तो इसी तरह से जो MSME के क्राइटेरिया हैं उस क्राइटेरिया में बदलाव लाया गया है, अर्थात इसको पूरा पुनः रीडिफाइन किया गया है। तो वो क्या है वो देखते हैं। माइक्रो इंडस्ट्रीज, इसके लिए क्या है क्राइटेरिया? इसको बोलेंगे मापदंड। निवेश 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम। माइक्रो के लिए, माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए ये क्राइटेरिया है। अगर ऐसा हो, अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो तो उसे माइक्रो इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया जाएगा। स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए क्या है मापदंड? निवेश 1 से 10 करोड़ के बीच और टर्नओवर 5 से 50 करोड़ के बीच। ये है, अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है जो इंडस्ट्री, उसको स्मॉल इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। फिर इसी तरह मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए जो क्राइटेरिया मापदंड अपनाया गया है जो वो है निवेश 10 से 20 करोड़ के बीच, निवेश 10 से 20 करोड़ के बीच और टर्नओवर 50 से 100 करोड़ के बीच। ये 3 अलग अलग क्राइटेरिया इन तीनों के लिए अपनाए गए हैं। आपको इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। भारतीय रेल के संबंध में आपने देखा होगा, अगर पढ़ा होगा तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क। इसका क्या है डेटा? 67,580 किलोमीटर। और साथ ही यह विश्व का सबसे बड़ा यात्री वाहक है। भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा यात्री वाहक और तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क। 67,580 किलोमीटर इसका नेटवर्क है। आगे देखते हैं कि क्या है इस सर्वेक्षण में कुछ खास। 8 जनवरी 2021 डेट को याद रखना है। भारत का जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो हाईएस्ट था। कितना? 586.1 बिलियन US डॉलर। अर्थात भारत 18 महीने के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो गया था। अर्थात 18 महीने का जो भारत इंपोर्ट करेगा उसका पैसा, अर्थात बिल पे करने का पैसा भारत के पास था। कितना? 586.1 बिलियन USA डॉलर। ये उच्चतम था अब तक फॉरेक्स भारत का। तो आपको यह डेटा और यह डेट याद रखना। ऐसे प्रश्न आते हैं और आ सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। पहला नंबर किसका है? USA का, दूसरा चाइना का और तीसरा भारत का।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2030 तक भारत की शहरी जनसंख्या कितनी 60 करोड़ लगभग हो जाएगी। 2011 के डेटा 2011 के जनगणना में क्या था, यह डेटा 37.7 करोड़, अर्थात 2011 की जो जनगणना हुई उसके मुताबिक भारत में शहरी जनसंख्या 37.7 करोड़ थी, जो अब 60 करोड़ हो जाएगी। कब तक? 2030 तक, इस सर्वेक्षण के मुताबिक। अब देखिए 2020-21 में डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, अर्थात विनिवेश का मतलब, निवेश मतलब पैसा लगाना, विनिवेश मतलब पैसा उगाना बेचकर। तो भारत सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से टारगेट रखा था कितना, 2.1 लाख करोड़ रुपया आय प्राप्त करने का 2020-21 में, लेकिन वास्तव में कितना प्राप्त हुआ, 15,220 करोड़। आप यह डेटा याद रखेंगे, बल्कि दोनों। टारगेट क्या था? टारगेट था 2.1 लाख करोड़, करोड़ वर्ड मिस हो रहा था यहाँ पे, लेकिन मिला कितना, 15,220 करोड़। इस डेटा को आपको याद रखना है। डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्त वास्तविक आय कितना, 15,220 करोड़, जबकि टारगेट 2.1 लाख करोड़ था। अब देखिए एक टर्म आया है इकोनॉमिक सर्वे में, सुई जेनेरिस। सुई जेनेरिस अब क्या है, इसका मतलब होता है यूनिक, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसा क्या यूनिक है जिसके लिए इकोनॉमिक सर्वे में एक टर्म आया सुई जेनेरिस। तो अर्थव्यवस्था में तो कहा गया है, इस सर्वे में बताया गया कि अर्थव्यवस्था में सुधार, कोरोना तो निश्चित रूप से आया, उसका कहर भी बरपा, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगा, वो भी सेकेंड कोरोना वेव आने के पहले ही। अर्थात सेकेंड कोरोना वेव और सब जगह दूसरी कंट्रीज में आ चुका था, हमारे यहाँ इससे पहले कि वो आए हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और आपको शायद पता भी हो, आपने बार बार पढ़ा भी होगा कि अर्थव्यवस्था में जो सुधार का जो शेप है वो वी शेप है, ऐसा बताया जा रहा है, और आगे भी आप इसकी चर्चा सुनेंगे। अब देखिए क्या है, भारत की जो नीति रही इस दौरान, अर्थात इस पैंडेमिक के दौरान, कोरोना के दौरान भारत की जो नीति रही है, उसके 4 स्तंभ बतलाए गए हैं इस सर्वेक्षण में। उस 4 स्तंभ में क्या क्या है? एक है कंटेनमेंट, दूसरा है फिस्कल, तीसरा है फाइनेंशियल, और चौथा है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अर्थात भारत की जो स्ट्रैटेजिक पॉलिसी है और आगे भी इस पॉलिसी को चलाना है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर अपनी पटरी पर लौट आए और बेहतर करे। इसके 4 स्तंभ बताए गए हैं इस सर्वेक्षण में। आपको इससे प्रश्न आ सकता है, पहला कंटेनमेंट, कैसे कोरोना को रोका जाए, उस पर नियंत्रण किया जाए। फिस्कल, अर्थात सरकार जो खर्च करे, आवंटन करे जिस राशि का, वो बड़ा सावधानी से, बहुत सावधानी के साथ। फाइनेंशियल, वित्त की व्यवस्था किस प्रकार की जाए। और चौथा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, संरचनात्मक सुधार, अर्थव्यवस्था की संरचना में सुधार, अर्थात पॉलिसी के साथ साथ अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसमें सरकार की पॉलिसी में इस तरह से परिवर्तन लाना कि कोई भी बिजनेस, कोई भी काम सरकार की तरफ से आने वाली बाधा से रहित हो और स्मूथ हो। तो इस तरह के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और ये 4 मिलकर 4 स्तंभ माने गए हैं। चौथा, ये जो बताया गया इस सर्वेक्षण में, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, भारत में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि सरकार तो खर्च करती ही हमारे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन उसके अलावे हम सबको, अर्थात आम नागरिक को स्वयं खर्च करना पड़ता है। यह खर्च कितना होता है सरकार के खर्च के अलावे? तो वास्तव में कुल खर्च जो होता है उसका 65% जनता खुद करती है और सरकार मात्र 35%। इसीलिए इस सर्वेक्षण में इस बात पर जोर दिया गया है कि जो हेल्थ पॉलिसी 2017 में लाई गई थी, तो उस हेल्थ पॉलिसी के तहत बात यह तय हुई थी, या नीति यह अपनानी थी कि सरकार हेल्थ सेक्टर पर अधिक से अधिक खर्च करे। तो इस सर्वेक्षण में इस बात पर जोर दिया गया है कि अब तक जीडीपी का 1% मात्र खर्च किया जाता था हेल्थ सेक्टर पर, उसको बढ़ाकर 2.5 से 3% तक लाया जाए, ताकि आम जनता का जो कि पॉकेट से जो खर्च होता है वह कम हो। क्योंकि आप देख रहे हैं यह 65% खर्च हम आप करते हैं, सरकार मात्र 35%। तो यह गलत है।
जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिले, इसके लिए सरकार को हेल्थ सेक्टर पे क्या करना चाहिए, 2.5 से जीडीपी के 2.5 से 3% तक खर्च करना चाहिए। तो इस तरह से आपको इस इकोनॉमिक सर्वे में जो जरूरी बातें थी मैंने उसको कम से कम शब्दों में कोशिश की फिल्टर करने की। उम्मीद है कि आपको इससे अपने आगामी परीक्षाओं में मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।